कहना भूल है कि स्त्री पुरुष के स्वभाव में दाम्पत्य सुख के लिए मेल होना आवश्यक है। यूं तो श्रीमान रतन सिंह और श्रीमती गौरा में कोई बात न मिलती थी। गौरा जी उदार थी, रतन सिंह कौड़ी कौड़ी को दांतों से पकड़ते थे। गौरा हंसमुख थी, रतन सिंह चिंताशील थे। गौरा कुल मर्यादा पर जान देती थी, रतन सिंह इसे आडंबर ही समझते थे। उनके सामाजिक व्यवहार और विचार में भी घोर अंतर था। यहां उदारता की बाजी रतन सिंह के हाथ में थी। गौरा को सहभोज से आपत्ति थी, विधवा विवाह से घृणा और अछूतों के प्रश्न से विरोध। रतन सिंह इन सभी व्यवस्थाओं के अनुमोदक थे। राजनीतिक विषयों में यह विभिन्नता और भी जटिल हो जाती थी, इसलिए वो वर्तमान स्थिति को अटल, अमर, अपरिहार्य समझती थी। इसलिए गौरा जी स्वराज, होम रूल, कांग्रेस इत्यादि से विरक्त थी। वो कहती, ये मुट्ठी भर पढ़े लिखे लोग क्या बना लेंगे? चलिए भी कहीं भाड़ फोड़ सकते हैं। रतन सिंह पक्के आशावादी थे। राजनीतिक सभा की पहली पंक्ति में बैठने वाले, कर्म क्षेत्र में पहला कदम उठाने वाले, स्वदेश व्रतधारी और बहिष्कार के पूरे अनुयायी। इतनी विषमताओं पर भी उनका दाम्पत्य जीवन सुखमय था। हाँ, कभी कभी मतभेद हो जाता था उनमें। वो समीर के बोझ होके थे, जो स्थिर जल को अपनी हल्की हल्की लहरों से आभूषित कर देते थे। वो प्रचंड झोंके नहीं, जिनसे सागर विप्लव क्षेत्र बन जाता है। थोड़ी सी सदिच्छा सारी मतभेदों और विषमताओं का प्रतिकार कर देती है। स्वयं सेवकों के जत्थे भिखारियों की भांति द्वारों पर खड़े होकर विदेशी कपड़ों की भीख मांगते थे। और ऐसा कदाचित ही कोई द्वार था जहां उन्हें निराश होना पड़ता हो। खद्दर और गाड़े के दिन फिर गए थे। नैन सुख नैन दुख, मरमर और तंजेब तनभेद हो गए थे। लाओ, अब सब विदेशी कपड़े संदूक से निकाल दो, दे दो। अरे तू क्या इसी घड़ी साइड निकली जाती है? फिर कभी दे देना। वाह, लोग द्वार पर खड़े कोलाहल मचा रहे हैं और तुम कहती हो फिर कभी दे देना। तो ये कुंजी लो और निकाल कर दे दो। वैसे ये सब है लड़कों का खेल। घर फूंकने से न कभी स्वराज मिला है न मिलेगा। मैंने कल ही तो तुमसे इस विषय पर घंटों से बच्ची की थी। उस समय तुम मुझसे सहमत भी हो गई थी और अब तुम फिर वही शंकाएं करने लगी। मैं तुम्हारे अप्रसन्न हो जाने के डर से चुप हो गई थी। अच्छा, शंकाएं फिर कभी कर लेना। इस समय जो करना है वो करो। लेकिन मेरे कपड़े तो ले लोगे ना? सब देने पड़ेंगे। विलायत का एक सूत भी घर में रखना मेरे प्रण को भंग कर देगा। इतने में राम टहल साइस ने बाहर से पुकारा, सरकार, लोग जल्दी मचाए रहे हैं। कोनो गाढ़े का कपड़ा हो तो हम का भी कह गए। हम तो अपन सारा कपड़ा दे दिए। केसर मेहरी भी कपड़ों की गठरी लिए बाहर जात रही। अरे केसर, क्या तुम भी अपने कपड़े देने जाती हो? हाँ सरकार, जब सारा देश छोड़ रहा तो हम कैसे पहने? रतन सिंह ने गौरा की ओर आदेशपूर्ण नेत्रों से देखा। अब वो विलंब न कर सकी। लज्जा से सर झुकाए उसने संदूक खोला और कपड़े निकालने लगी। एक संदूक खाली हो गया तो उसने दूसरा संदूक खोला। सबसे ऊपर एक रेशमी सुंदर सूट रखा हुआ था, जो कुंवर रतन सिंह ने किसी अंग्रेजी कारखाने से सिलवाया था। क्या सूट भी निकाल दूं? हाँ, इसे किस दिन के लिए रखोगी? यदि मैं ये जानती कि इतनी जल्दी हवा बदलेगी तो ये सूट कभी ना सिलवाने देती। सारे रुपए खून हो गए। रतन सिंह ने कुछ उत्तर ना दिया। तब गौरा ने अपना संदूक खोला और जलन के मारे विदेशी स्वदेशी सभी कपड़े निकाल निकाल कर फेंकने लगी। वो आवेश प्रवाह में आ गई। उसमें
कितने ही बहुमूल्य फैंसी जैकेट और साड़ियां थी जिन्हें पहनकर वो कभी कभी फूली न समाती थी। बास साड़ियों के लिए तो उसे रतन सिंह से कई बार तकाजे करने पड़े थे, पर इस समय सब के सब आंखों में खटक रहे थे। रतन सिंह गौरा के भावों को ताड़ रहे थे। स्वदेशी वस्त्रों का निकाला जाना उन्हें अखर रहा था, पर इस समय चुप रहने में ही भलाई समझते थे। लेकिन एक बनारसी साड़ी के लिए तो फिर भी झगड़ ही बैठे। उसे गौरा के हाथों से छीन लेना चाहा, वो एक न मानी, निकाल ही फेंका। सहसा संदूक में से केसरिया रंग की तंजेब की साड़ी निकल आई, जिस पर पक्के आंचल और पल्ले टके हुए थे। गौरा ने उसे निकालकर जल्दी से अपने गोद में छिपा लिया। कैसी साड़ी है? कुछ नहीं, तंजेब की साड़ी है, आंचल पक्का है। तंजेब की है तब तो जरूरी विलायती होगी। इसे अलग क्यों रख लिया? क्या ये बनारसी साड़ी उसे अच्छी है? अच्छी तो नहीं, पर मैं इसे न दूंगी। वाह, विलायती चीज को मैं ना रखने दूंगा। लाओ इधर। मेरी खातिर इसे रहने दो। तुमने मेरी खातिर से एक भी चीज ना रखी, मैं क्यों तुम्हारी खातिर करूं? पैरों पड़ती हूँ, जिद न करो। बनारसी साड़ियों में से जो चाहे रख लो, लेकिन इस विदेशी वस्त्र को मैं ना रखने दूंगा। इसी विदेशी वस्त्र की बदौलत हम गुलाम बने। ये गुलामी का दाग मैं अब नहीं रख सकता। मैं इसे न दूंगी, एक बार नहीं 1000 बार कहती हूँ, न दूंगी। मैं इसे लेकर छोड़ूंगा। इस गुलामी के पटके को, इस दासत्व के बंधन को किसी तरह न रखूंगा। लाओ इधर। नाम जिद करते हो। आखिर तुम्हें इससे क्यों इतना प्रेम है? तुम तो बाल की खाल निकालने लगते हो। इतने कपड़े थोड़े हैं, एक साड़ी रख भी ली तो क्या? तुमने अभी तक इन होलियों का आशय नहीं समझा। खूब समझती हूँ, सब ढोंग है। 4 दिन में जोश ठंडा पड़ जाएगा। तुम सिर्फ इतना बता दो कि ये साड़ी तुम्हें क्यों इतनी प्यारी है, तो शायद मैं मान जाऊं। ये मेरे सुहाग की साड़ी है। तब तो मैं इसे हरगिज ना रखूंगा। मैं इस पवित्र बंधन को, इस अपवित्र स्मृति चिन्ह से दूर रखना चाहता हूं। मैं इस वस्त्र को घर में नहीं रखने दूंगा। इसे सबसे पहले होली की भेंट करूंगा। लोग कितने बुद्धि हो गए थे कि ऐसे पवित्र मामलों में भी विदेशी वस्त्रों का व्यवहार करने में संकोच ना करते थे। मैं इसे अवश्य होली में दूंगा। कैसा अपशगुन मुंह से निकालते हो? ऐसी सुहाग की साड़ी का घर में रखना ही अशगुन, अमंगल, अनिष्ट और अनर्थ है। यूं चाहे जबरदस्ती छीन ले जाओ, खुशी से न दूंगी। तो फिर मैं जबरदस्ती ही करूंगा, मजबूरी है। ये कहकर वो गौरा की ओर लपके कि साड़ी खींच ले। गौरा ने उसे मजबूती से पकड़ लिया, कातर नेत्रों से रतन सिंह की ओर देखा। तुम्हें मेरे सर की कसम। सरकार, बहू जी की इच्छा है तो नहीं दे। मुझे अपना व्रत तोड़ना पड़ेगा। प्रतिज्ञा पत्र पर झूठे हस्ताक्षर करने पड़ेंगे। खैर, यही सही। कुंवर साहब, जल्दी आइए। श्रीमती जी से भी कह दीजिए हमारी प्रार्थना स्वीकार करें, बहुत देर हो रही है। रतन सिंह असमंजस में पड़े हुए थे कि प्रतिज्ञा पत्र पर कैसे हस्ताक्षर करूं। विदेशी वस्त्र घर में रखकर स्वदेशी व्रत का पालन क्यों कर होगा। आगे कदम बढ़ा चुका हूं, पीछे नहीं हट सकता। लेकिन प्रतिज्ञा का अक्षरशः पालन करना अभीष्ट भी तो नहीं, केवल उसके आशय पर लक्ष्य होना चाहिए। इस विचार से मुझे प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर करने का पूरा अधिकार है। त्रिया हट के सामने किसी की नहीं चलती। यूं चाहूं तो एक ताने में काम निकाल सकता हूं, पर उससे बड़ा दुख होगा। बड़ी भावुक है, उसके भावों का आदर करना मेरा कर्तव्य है। गौरा भी चिंता में डूबी हुई थी। सुहाग की साड़ी सुहाग का चिन्ह होती है, उसे आग कैसे अपशगुन की बात है
जिद करने लगते हैं, अपनी धुन में किसी की सुनते ही नहीं, बिगड़ते हैं तो मानो मुंह ही सीधा नहीं होता। लेकिन ये भी तो अपने सिद्धांतों से मजबूर है, झूठ से इन्हें घृणा है। प्रतिज्ञा पत्र पर झूठी स्वीकृति लिखनी होगी, इनकी आत्मा को बहुत दुख होगा, घोर धर्म संकट में पड़े होंगे। ये भी तो नहीं हो सकता कि सारे शहर में स्वदेश अनुरागियों की सिरमौर बनकर प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर करने में आनाकानी करे। कहीं मुंह दिखाने लायक जगह न रहेगी, सब समझेंगे बना हुआ है। लेकिन शगुन की चीज कैसे तू? तो भाई राम टहल सहित सर पे कपड़ों का गट्ठर लिए बाहर जाता रहा। केसर मेहरी भी सर पर कपड़ों की गठरी लिए बाहर जात रही। कुंवर रतन सिंह हाथ में प्रतिज्ञा पत्र लिए जा रहे थे। उनके चेहरे पर ग्लानि की झलक थी, जैसे कोई सच्चा आदमी झूठी गवाही देने जा रहा। गौरा को देखकर उन्होंने आंखें फेर ली और चाहा कि निगाह बचाकर निकल जाओ। गौरा को ऐसा जान पड़ा जैसे उनकी आंखें डबडबाई हुई है। उसने रास्ता रोक लिया। जरा सुनते जाओ। रहने दो, दिख ना करो, लोग बाहर खड़े हैं। उन्होंने चाहा कि पत्र को छिपा लो, लेकिन गौरा ने पत्र हाथों से छीन लिया, गौर से पढ़ा। वो साड़ी भी लेते जाओ। रहने दो, अब तो मैंने झूठ लिख ही दिया। मैं क्या जानती थी तुम इतनी कड़ी प्रतिज्ञा कर रहे हो। ये तो मैं तुमसे पहले कह चुका था। मेरी भूल थी, क्षमा कर दो और उसे लेते जाओ। रहने दो, जब तुम उसे दिन अशगुन समझती हो तो रहने दो। तुम्हारी खातिर थोड़ा सा झूठ बोलने में मुझे कोई आपत्ति नहीं। नहीं, उसे लेते जाओ। अमंगल के भय से मैं तुम्हारी आत्मा का हनन नहीं करना चाहती। ये कहकर उसने अपनी सुहाग की साड़ी पति के हाथों में रख दी। रतन सिंह ने देखा गौरा के चेहरे पर एक रंग आता है, एक रंग जाता है, जैसे कोई रोगी विषम वेदना को दबाने की चेष्टा कर रहा। उन्हें अपनी अहृदयता पर लज्जा आई। केवल अपने सिद्धांत की रक्षा के लिए, अपनी आत्मा के सम्मान के लिए मैं इस देवी के भावों का वध कर रहा हूं। ये अत्याचार है। तुम इसे रख लो, मैं प्रतिज्ञा पत्र को फाड़े डालता हूं। तुम नहीं ले जाओगे तो मैं खुद जाकर दे आऊंगी। रतन सिंह विवश हो गए, साड़ी ली और बाहर चले आए। उसी दिन से गौरा के हृदय पर एक बोझ सा रहने लगा। वो दिल बहलाने के लिए नाना प्रकार के उपाय करती, जलसों में भाग लेती, सैर करने जाती, मनोरंजक पुस्तकें पढ़ती, यहां तक कि कई बार नियम के विरुद्ध थिएटरों में भी गई। किसी प्रकार अमंगल कल्पना को शांत करना चाहती थी, पर यह आशंका एक मेघमंडल की भांति उसके हृदय पर छाई रहती। जब पूरा 1 महीना गुजर गया और उसकी मानसिक वेदना दिनों दिन बढ़ती ही जा रही थी, तब रतन सिंह ने उन्हें अपने इलाके पर ले जाने का निश्चय किया। वो अक्सर प्रचार प्रसार के काम से देहात में जाया करते थे, पर अब अपने गांव से बाहर न जाते, पर जाते भी तो शाम तक लौट आते थे। उनके एक दिन की देर, साधारण सिर दर्द और जुकाम गौरा को अव्यवस्थित कर देते। वो बहुधा बुरे स्वप्न देखा करती। किसी अनिष्ट के काल्पनिक अस्तित्व की छाया उसे अपने चारों ओर मंडराती हुई प्रतीत होती। वो देहात में पड़ी आशंकाओं की कठपुतली बनी हुई थी, और इधर उसके सुहाग की साड़ी स्वदेश प्रेम की वेदी पर भस्म होकर रिद्धि प्रदायिनी भभूत बनी हुई थी। दूसरे महीने के अंत में रतन सिंह उसे वापस लेकर लौट आए। गौरा को वापस आए 3-4 दिन हो चुके थे, पर असबाब के संभालने और नियत स्थान पर रखने में वो
कि घर से बाहर न निकल सकी थी। कारण ये भी था कि केसर मेहरी उसके जाने के दूसरे दिन से ही छोड़कर चली गई थी और अभी उतनी चतुर दूसरी मेहरी मिल न पाई थी। कुंवर साहब का साइज भी छोड़कर चला गया था। बेचारे कोचवान को साइज का भी काम करना पड़ता था। संध्या का समय था। गौरा बरामदे में बैठी आकाश की ओर एकटक होकर ताक रही थी। चिंताग्रस्त प्राणियों का एकमात्र यही अवलंब है। चलो आज तुम्हें स्वदेशी बाजार की सैर करा लावे। ये मेरा ही प्रस्ताव था। इधर आए 4 दिन हो गए, उधर जाने का अवकाश ही ना मिला। मेरा तो जाने को मन नहीं चाहता। यहीं बैठकर कुछ बातें करो। नहीं, चलो देखा मैं 1 घंटे में लौट आवेंगे। अंत में गौरा राजी हो गई। पिछले कुछ महीनों से बाहर न निकल पाई थी। आज उसे चारों तरफ एक विचित्र शोभा दिखाई दी। बाजार आज पूरी रौनक में था। जब वो स्वदेशी बाजार पहुंची तो कौरियों और जुलाहों को अपनी अपनी दुकान सजाए बैठे देखा। सहसा एक वृद्ध कौरी ने आकर रतन सिंह को सलाम किया। सरकार। अरे राम टहल, तुम अब कहां हो? राम टहल का चेहरा श्री संपन्न था। उसके अंग अंग से आत्मसम्मान की आभा झलक रही थी। आंखों में गौरव ज्योति थी। रतन सिंह ने कभी अनुमान न किया था कि अस्तबल साफ करने वाला बुढ़ा राम टहल इतना सौम्य, इतना भद्र पुरुष है। सरकार, हम तो आपन कारोबार करत है। जब से आपको गुलामी छोड़े ही तब से आपन काम करत है। अब आप लोगन के निगाह हम गरीबन पर हो गया है सरकार, तो हमरो गुजर बसर कोई चाहिए। नहीं तो आप तो जानते हो कौन हालत में पड़े रहे हम सब। जात को कोई, ऊपर से पापी पेट का खातिर साइज बन गए। तो भाई अब मुंह मीठा कराओ। ये बाजार लगाने की मेरी ही सलाह थी। बिक्री तो अच्छी होती है ना? हाँ सरकार, खूब माल बिकात है। हाथों हाथ उड़ जात है माल। यहाँ बैठी 1 महीना हो गया है सरकार। 2-4 पैसा रहे लोगन का, वो आपको आशीर्वाद से बेबाक हो गए। अरे मालकिन का साड़ी का बाजार में आना कहिए और बाजार का चमकना कहिए सरकार। सब लोगों ने यही कहा, जब इतना बड़वार मनई होके आपको सुहाग का चीज दे दे तो हम लोगन तो अपन सब विदेशी कपड़ा लेके दे दे सरकार। हम तो यही कहा कि जौने दिन होली चली सरकार तो उसे 2-4 दिन पहले ही ना रहे, उसे पहले वो सरकार नहीं रहता है। लेकिन यही बात हो सरकार की, ये कुल माया जवन था मलकिन का सुहाग का साड़ी का हो। अच्छा चलो। रतन सिंह एक दुकान पर बैठकर कुछ कपड़े देखने लगे। इतने में एक अधेड़ स्त्री आकर गौरा के सामने खड़ी हो गई। वो सुंदर साड़ी पहने हुए थी। हाथ पांव में मामूली गहने भी थे। चेहरा खिला हुआ था। स्वाधीन जीवन का गौरव एक एक भाव से प्रस्फुटित हो रहा था। मलकिन, हमका भुलाए तो नहीं गई? अरे केसर, इतनी जल्दी भूल जाऊंगी? अब कहाँ हो? हमें लौटने भी ना दिया, बीच ही में उड़ भागी। आपन काम चलता देख मलकिन सबर ना हो सका। जब तलक रोजगार नहीं रहा तब तलक लाचारी रही। ये पेट की खातिर सेवा टहल करम कुकरम सब करे के पड़त है। अब आप लोगन की दया से हमरो दिन भी बहुरे हैं। अब कोई दूसरा काम नहीं होते मलकिन। सच कहे, अगर बाजार का यही रंग रहा ना तो आपन कमाई खाए ना चुके। ये सब आपकी साड़ी की महिमा है मलकिन। ओकरी बदौलत हम गरीबन के कितना घर बसी गए। नहीं तो 1 महीना पहले इन दुकान वालन में से केहू के घर रोटी का ठिकाना नहीं रहा। कोई साइसी करत रहा,
कोई तासा बजावत रहा, यहाँ तक कि कई मने मेहतर का काम करत रहे, कई तो भीख मांगत रहे। लेकिन अब सब अपने धंधे में लग गए हैं मलकिन। सच कहें तो तुम्हार सुहाग की साड़ी में हमका सुहागन बनाई दिया, नहीं तो हम सुहागन होते हुए भी राण रही, विधवाएं रही। सच मलकिन, सैकड़ों मुंह से रोज दुआ निकलत है, अरे तुम्हार सुहाग अमर रहे, जिसने हमारी राण जात को सुहाग दान दे दिया मलकिन, सुहाग दान दे दिया, सुहाग दान दे दिया। गौरा का भावुक हृदय आनंद से पुलकित हो रहा था। उसकी सारी अमंगल कल्पनाएं स्वप्नवत विकसित होती जाती थी, आंखें सजल हो गई थी और सुहाग की देवी अश्रु संचित नेत्रों के सामने खड़ी आंचल फैलाकर उसे आशीर्वाद दे रही थी। उसने रतन सिंह की ओर भक्तिपूर्ण भाव से देखा। मेरे लिए भी एक साड़ी ले लो। जब गौरा वहां से चली तो सड़कों की बिजलियां जल चुकी थी, सड़कों पर खूब प्रकाश था। उसका हृदय भी प्रकाश से जगमगा रहा था, आनंद के प्रकाश से जगमगा रहा था। सीधे घर चलूं? नहीं, छावनी की तरफ होते चलो। बाजार खूब सजा हुआ था। ये जमीन लेकर एक स्थायी बाजार बनवा दो, स्वदेशी कपड़ों की दुकानें हो और किसी से किराया न लिया जाए। बहुत खर्च पड़ेगा। मकान बेच दो, रुपए ही रुपए हो जाएंगे। और रहे पेड़ तले? नहीं, गांव वाले मकान। सोचूंगा। सारे इलाके में खूब कपास की खेती करवाओ, जो कपास बोए उसकी बेगार माफ कर दो। तदबीर अच्छी है, दूनी उपज हो जाएगी। लकड़ी अगर बिना दाम में दो तो कैसा है? जो चरखा बनाने के लिए चाहे काट ले जाए। लूट मच जाएगी। नहीं, ऐसी बेईमानी कोई न करेगा। जब गौरा ने गाड़ी से उतरकर घर में कदम रखा तो उसका मन शुभ कल्पनाओं से प्रफुल्लित हो रहा था, जैसे कोई बछड़ा खूंटी से छूटकर खिलौने कर रहा। दोस्तों, आज 21 फरवरी 2024 को NSD द्वारा आयोजित जन भारत रंग महोत्सव के अंतर्गत अंक मुंबई ने प्रेमचंद जी की कहानी सुहाग की साड़ी का मंचन किया। करीब 1920 में लिखी गई ये खूबसूरत कहानी आज हमें हमारे वर्तमान के पंच प्रण की शपथ दिलाती है। विकसित भारत का लक्ष्य, गुलामी के हर अंश से मुक्ति, अपनी विरासत पर गर्व, एकता और एकजुटता, नागरिक के कर्तव्य का भाव, वसुधैव कुटुंबकम, वंदे भारत, जय हिंद। बढ़ाए जब खुशी के गीत गाए जब ये जिंदगी है कौम की।